नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। ट्विटर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नजर करते हैं आज की ट्वीट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का नया भारत नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत तेजी से विकसित होती इकोनॉमी भी है और निरंतर अपनी इकोलॉजी को भी मजबूत कर रहा है। साथियों, आज का नया भारत नई सोच, नए अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत तेजी से विकसित होती इकोनॉमी भी है और निरंतर अपनी इकोलॉजी को भी मजबूत कर रहा है। हमारे फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई है और वेटलैंड्स का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। हमने दुनिया को दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हमारी स्पीड और हमारा स्केल शायद ही कोई उसको मैच कर सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर लाइफ मूवमेंट, बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। अपने कमिटमेंट को पूरा करने के हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही दुनिया आज भारत के साथ जुड़ भी रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्बन नक्सलियों ने, विकास विरोधियों ने सरदार सरोवर बांध के विशाल प्रकल्प को वर्षों तक रोक कर रखा था। आज वही एकता नगर पर्यावरण और विकास का तीर्थ क्षेत्र बन गया है। से अर्बन नक्सलों ने, विकास विरोधियों ने इस इतने बड़े प्रकल्प को, सरदार सरोवर डैम को रोक के रखा था। आपको जानकर के हैरानी होगी साथियों, ये जो सरदार सरोवर डैम एकता नगर में आप बैठे हैं ना, इतना बड़ा जलाशय देखा होगा आपने, इसका शिलान्यास देश आजाद होने के तुरंत बाद किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पंडित नेहरू ने शिलान्यास किया था, लेकिन सारे अर्बन नक्सल मैदान में आ गए, दुनिया के लोग आ गए, अपप्रचार किया, ऐसा ये पर्यावरण विरोधी है, यही अभियान चलाया और बार बार उसको रोका गया। जो काम की शुरुआत नेहरू जी ने की थी, वो काम पूरा हुआ मेरा आने के बाद। बताइए कितना देश का पैसा बर्बाद हो गया। और आज वही एकता नगर पर्यावरण का तीर्थ क्षेत्र बन गया। मतलब कितना झूठ चलाया था। और ये अर्बन नक्सल आज भी चुप नहीं है, आज भी उनके खेल खेल रहे हैं। उनके झूठ पकड़े गए, वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब उनको अब राजनीतिक समर्थन मिल जाता है कुछ लोगों का। साथियों, भारत में विकास को रोकने के लिए कई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन भी, कई फाउंडेशन भी ऐसे बड़े पसंद आने वाले विषय पकड़ करके तूफान खड़ा कर देते हैं और ये हमारे अर्बन नक्सल उसको माथे पर लेकर के नाचते रहते हैं और हमारी हर रुकावट आ जाती है। पर्यावरण की रक्षा के समय में कोई कॉम्प्रोमाइज न करते हुए भी संतुलित रूप से विचार करके हमें ऐसे लोगों की साजिशों को, जो वर्ल्ड बैंक तक को प्रभावित कर देते हैं, बड़े बड़े जुडिशरी को प्रभावित कर देते हैं, इतना अपप्रचार कर देते हैं, चीजें अटक जाती है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि बेवजह पर्यावरण का नाम लेकर ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अमित शाह 2 दिन के लिए बिहार दौरे पे है और बिहार दौरे पे उन्होंने लालू प्रसाद यादव और नीतीश पे निशान साधते हुए कहा कि आज मैं जब बिहार में आता हूं तब लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द हो रहा है। वो कह रहे हैं कि बिहार में झगड़ा लगाने आए हैं, कुछ करके जाएंगे। लालू जी, झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूरत नहीं है, आप झगड़ा लगाने के लिए पर्याप्त हो, आपने पूरा जीवन यही काम किया है। नीतीश जी लालू जी की गोद में बैठ गए हैं, अब यहां डर का माहौल बन गया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है।
आपके साथ नरेंद्र मोदी की सरकार है। बिहार की भूमि परिवर्तन का केंद्र रही है। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का आंदोलन हो या लोकतंत्र के खिलाफ जो इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था, तब जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हो, यह बिहार की भूमि से ही शुरू हुआ है। गोद में बैठकर नीतीश जी ने स्वार्थ और सत्ता की राजनीति का जो परिचय दिया है, उसके खिलाफ ब्यूगल फूंकने की शुरुआत भी यही सीमावर्ती जिलों से, यही बिहार की भूमि से शुरुआत होगी। मित्रों, हम स्वार्थ और सत्ता की राजनीति की जगह सेवा और विकास की राजनीति के पक्षधर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ जो यहां पर बिहार की भूमि पर से एक आंदोलन खड़ा हुआ था, कभी वो आंदोलन को छेद देने का काम, दगा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। मगर मुझे बड़ा अफसोस है, प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू ने जो एंटी कांग्रेस राजनीति से जन्म लिया, इसकी पीठ में छुरा भोंककर आज आरजेडी और कांग्रेस की गोदी में बैठने का काम किया है। नीतीश बाबू आप आधे बनकर रह गए थे, फिर भी हमने बड़प्पन दिखाकर आपको मुख्यमंत्री बनाया था, क्योंकि मोदी जी ने वादा दिया था हम नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ेंगे। मगर आप जैसे ही लोकसभा का चुनाव नजदीक आया, प्रधानमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और लालू जी की गोदी में बैठ गए। आप क्या मानते हो, बिहार की जनता आपको जानती नहीं है? नीतीश बाबू 8 साल पहले की बात मैं याद कराना चाहता हूं। 14 में भी यही किया था। लोकसभा की 2 सीटें रह गई थी आपकी, कहीं के न रहे थे, न घर के रहे थे, न घाट के रहे थे। ये लोकसभा का चुनाव 24 का आने दो, मैं कहता हूं ये लालू नीतीश की जोड़ी के बिहार की जनता सुपड़ा साफ करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने 2070 तक नेट जीरो का टारगेट रखा है। अब देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है, ग्रीन जॉब्स पर है। इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर राज्य के पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी है। भारत ने 2017 तक, यानी अभी हमारे पास करीब करीब 5 दशक है, नेट जीरो का टारगेट रखा है। अब देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है, और जब ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रीन जॉब के लिए भी बहुत अवसर पैदा होते हैं। और इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर राज्य के पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी है। साथियों, पर्यावरण मंत्रालय चाहे जिस किसी राज्य में हो या केंद्र में, उनके दायित्वों का विस्तार बहुत बड़ा है। इसे संकुचित दायरे में नहीं देखा जाना चाहिए। दुर्भाग्य से समय के साथ हमारी व्यवस्था में एक सोच ये हावी होती गई, चली गई कि पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका रेगुलेटर के तौर पर ज्यादा है। लेकिन मैं समझता हूं पर्यावरण मंत्रालय का काम रेगुलेटर से भी ज्यादा पर्यावरण को प्रोत्साहित करने का है। हर वो काम जिससे पर्यावरण की रक्षा हो रही हो, उसमें आपके मंत्रालय का रोल बहुत बड़ा है।
कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा देश को धर्म के आधार पर बांटकर राज करना चाहती है, जो देश के लिए खतरनाक है। इस खतरे से बचाने के लिए राहुल गांधी सभी को आपस में भाईचारे व सद्भाव के साथ जुड़ने का संदेश लेकर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। सुनिए झारखंड के एक यात्री का संदेश। मेरा नाम अमरजीत नाथ मिश्रा है। मैं झारखंड से आया हूँ। राहुल गांधी के समर्थन में, सहयोग में तमिलनाडु, केरला में जन समर्थन अपार मिल रहा। राहुल जी को पूरे जनता रोड पर उतर करके राहुल को एक झलक पाने के लिए बेताब देखा मैंने। जिस तरह से अंग्रेजों ने देश को बांट करके और देश पर राज किया है, उसी तरह से बीजेपी ने कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बांट करके राज करना चाहती है। जो आने वाले समय में देश टुकड़े में बट जाएगा। इस दूरदृष्टि को देखते हुए राहुल गांधी ने सभी को भाईचारा का संदेश लेते हुए आपस में जोड़ने का काम को लेकर के पदयात्रा कर रहे हैं, क्योंकि यह राहुल गांधी के जो खानदान है, बलिदानी खानदान है, देश को सब कुछ दिया है। जिस समय कहते हैं देश में कुछ नहीं था, खंडहर था, नव भारत निर्माण किए जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने शक्तिकरण के ऊपर जोर दिया, राजीव गांधी ने आईटी सेक्टर को जन्म दिया, जिससे पूरे देश की विकास हुई है। उसी का ये कहते हैं बेटा है, पोता है राहुल गांधी। वो कभी भी हिंदुस्तान को बिकने नहीं देगा, हिंदुस्तान को बचाने का काम करेगा। जनता समझ गई है, ईश्वर जब तक मुझे शक्ति देगी मैं उनका आत्मबल बढ़ाता रहूंगा। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। एक बार नजर करते हैं आगे की ट्वीट पर। कल पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से पूर्व उन्होंने यहां की जनता से सेब बागवानों को उबारने के लिए कुछ वादे किए थे, जो आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं। क्या कल पीएम मोदी इस बारे में कोई स्पष्टीकरण देंगे? हिमाचल प्रदेश में चुनाव दस्तक दे रहे हैं। कल देश के प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव से पूर्व उन्होंने हिमाचल की जनता से कुछ वायदे किए थे। जैसे उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में जो सेब उद्योग संकट में, उसे उबारने के लिए सेब पर जो है आयात शुल्क जो विदेशों से आता है वो 100% करने वाले। उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पेप्सी, कोक, उसमें 5% जो है सेब का जूस मिलाया जाएगा। उस वायदे का क्या हुआ, उस बारे में भी हम प्रश्न जो है प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं। आज हिमाचल प्रदेश में जो सेब उद्योग है वो खतरे में। लगातार जो है सब्सिडी, चाहे वो खादों पे मिल रही है, उर्वरकों पे मिल रही है, कृषि उपकरणों पे मिल रही है, वो खत्म हो रही है। उसी तरह से बजाय किसानों और बागवानों की मदद करने के 18% जीएसटी जो है कृषि उपकरणों पे, खादों पे और जो गत्ते की पेटी इस्तेमाल होती है उस पर बढ़ा दिए। तो प्रधानमंत्री जी से हम चाहते हैं कि जो आपने वादा खिलाफी की है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हिमाचल प्रदेश आर्थिक बदहाली की स्थिति से गुजर रहा है। 70,000 करोड़ से ज़्यादा कर्जा है। हमने हमेशा मांग की है कि हिमाचल प्रदेश को अन्य पहाड़ी राज्य की तर्ज पे जो है आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जी कल इसकी घोषणा करने वाले? और मुझे ये लगता है
कि अगर वो घोषणा करेंगे भी, उससे पहले जो हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ वादा खिलाफी हुई है उस बारे में वो अपना स्पष्टीकरण दे। मनीष सिसोदिया ने एक स्कूल का वीडियो ट्वीट किया। अरविंद केजरीवाल के लिए स्कूल का मतलब है ऐसे शानदार क्लासरूम में तैयार हो रहे ऐसे देशभक्त नागरिक। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम की क्लास का ये वीडियो देखते हैं। आपको अपने सपनों का भारत कैसा दिखाई देता है, या फिर आप अपने भविष्य का भारत कैसा देखना चाहते हैं? इसके बारे में सोचिए और बताइए कि सपनों का भारत आपके लिए कैसा है। ऐसा क्या क्या होना चाहिए आपके देश में जो आपके सपनों का भारत बन सकता है? हाँ जी बेटा, कौन बताएगा? हाँ, लोकेश। मैम, मैं चाहता हूँ हमारा भारत ऐसा हो, क्योंकि हमारा इंडिया बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड है बाय आर्मी, नेवी एंड जल सेना, बट हमारा इंडिया अंदर से बहुत ही अनप्रोटेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे आए दिन रेप, सेक्सुअल हरासमेंट और किडनैपिंग, मर्डर्स के केस आते रहते हैं, वो भी लाखों की संख्या में। और ज़्यादातर हमारी पुलिस भी इन सब चीज़ों को संभाल नहीं पाती, क्योंकि हम देखते हैं, हम कुछ करते नहीं, पर हम ऐसा इंडिया चाहता है कि हम उन्हें देखें और उन्हें रोक सकें, कंप्लेन करें, ना कि डरे कि कोर्ट में हम कौन जाएगा, हम इनकी मदद कौन करेगा। ये मैं ऐसा चाहता हूँ कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहे और सेफ रहे। कार्तिक। मैम, मैं चाहूँगा कि फ्यूचर में हमारा इंडिया फुल्ली मॉडर्नाइज्ड हो जाए और वहाँ पे मैम हमारे देश में गरीबी बिल्कुल फिनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए, और क्राइम्स भी रुक जाने चाहिए फ्यूचर में आते हुए, और हमारा देश एकदम डेवलप्ड हो जाना चाहिए और सारी फील्ड्स में सबसे आगे होना चाहिए। प्रतीक। मैम, मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए कि मैम हमारे भारत में मैम सबसे स्वच्छ भारत मैम हमारा होना चाहिए, सबसे स्वच्छ कंट्री होना चाहिए। और मैम हमारे भारत में मैम जितने भी लोग हैं मैम उन सब में मैम एक प्यार का भाव उत्पन्न होना चाहिए। मैम सबको मैम जितने भी लोग हैं मैम सबको मैम एक दूसरे को एक अच्छे नज़रिए से देखें। और मैम मैं चाहता हूँ कि मैम जो हमारा देश है मैम वो मैम जितने भी हमारे मैम एशिया में नहीं मैम बल्कि मैम पूरी दुनिया में हमारा भारत सबसे उज्जवल हो। हाँ, अंकित। मैं भविष्य में भारत को अखंड भारत के तौर पर देखना चाहता हूँ, जिसमें ना पाकिस्तान के साथ कोई बॉर्डर हो, ना म्यांमार के साथ, ना बांग्लादेश के साथ। मैम जैसा भारत सम्राट अशोक चाहते थे और आचार्य चाणक्य, मैं वैसे ही भारत चाहता। आज परमहंसी गंगा आश्रम ज्योतिश्वर पहुंचकर द्वारका शारदा पीठ एवं ज्योति मठ बद्रीनाथ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य परम पूज्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के श्री चरणों में शिवराज सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए दिखाइए पथ पर चलकर हम सदा एक धरा एवं सनातन धर्म की सेवा करते रहेंगे। हमारे संतों एवं ऋषियों ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग बताए, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग बताए। ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों के त्रिवेणी संगम थे परम पूज्य ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य महाराज। 9 वर्ष की आयु में ही उन्होंने घर छोड़ दिया था। वह महान देशभक्त भी थे। ईश्वर को प्राप्त करने के सीधे पकड़ो, अरे ऊपर पकड़ो, 3 मार्ग हमारे संतों ने, ऋषियों ने बताए, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। लेकिन ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों के त्रिवेणी संगम थे। परम पूज्य ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज बचपन से ही उद्भट विद्वान, थोड़े आगे, वैराग्य की वृत्ति, 9 साल की आयु में ही घर छोड़ दिया। लेकिन महान देशभक्त भी थे। ज्ञान पे पासा तो शांत की ही उन्हें, लेकिन आजादी की लड़ाई में भी भाग लिया। 19 महीने जेल रहे और क्रांतिकारी साधु कहलाए। उन्होंने धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। विश्व कल्याण के लिए और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के माध्यम से ही वो कल्याण हो सकता है, उसके लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया।
वो दीन दुखी और दलितों के लिए, शोषितों के लिए पूरे जीवन भर कार्य करते रहे, चाहे झारखंड में विश्व कल्याण आश्रम हो या अलग अलग राज्यों में जनजातियों के कल्याण के काम हो, वो सदैव करते रहे। चिकित्सालय, विद्यालय, संस्कृत पाठशाला और अनेकों सेवा के कामों का भी सदैव उन्होंने संचालन किया। समान नागरिक संहिता, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण और गोरक्षा जैसे विषयों पर हमेशा उन्होंने देश को जगाने का काम किया। अध्यात्म जगत के सूर्य का, अध्यात्म जगत का सूर्य अस्त हुआ है। उनके चेहरे का तेज, उनकी वाणी का ओज, उनके ब्रह्मलीन होने के बाद भी सदैव दिखाई देता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। शिवराज सिंह ने कहा कि आत्मानो मोक्षार्थ जगत हिताय च। परम पूज्य ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए सर्वदा कार्य किया। यह क्षेत्र तो धन्य है, उनकी तपस्या, उनकी साधना ने इस क्षेत्र को एक ऊर्जा स्थल बना दिया है। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए काम किया। ये क्षेत्र तो धन्य है, उनकी तपस्या, उनकी साधना इस क्षेत्र को एक ऊर्जा स्थल बना दिया। और चाहे गोरक्षा का सवाल है, समान नागरिक संहिता, अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, स्वामी जी लगातार उसके लिए काम करते हैं। श्री विद्या के वो उपासक थे और उसके माध्यम से जन जन का कल्याण कैसे हो, इस काम में भी सदैव गुरुदेव लगे रहे। लेकिन जन कल्याण कभी नहीं भूले। और ये पाठशाला, विद्यालय, संस्कृत विद्यालय और औषधालय, एक नहीं अनेकों सेवा के विकल्प उन्होंने प्रारंभ किए। हमारी सनातन संस्कृति लगातार बढ़ती रहे पूरे विश्व में, इसके लिए जीवन भर उन्होंने काम किया। मैं सच में अगर उनका परिचय दूं, एक पंक्ति में वो ज्ञान, भक्ति और कर्म के त्रिवेणी संगम थे। उनके दर्शन करके हम तीनों में स्थान कर सकते। ऐसे परम पूज्य स्वामी जी जो सदैव हमारे बीच है, उनकी उपस्थिति, उनका आशीर्वाद हमें अभी भी मिल रहा है। हम सब महसूस कर रहे हैं। ये साधारण स्तर नहीं है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे यही प्रार्थना करता हूं, वो हम सब पर सदैव कृपा की वर्षा करे और भारतीय सनातन संस्कृति की धर्म ध्वजा जो उन्होंने उठाई थी वो सदैव आगे बढ़ती रहे और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को ये देश, हमारी सनातन संस्कृति, शांति और शांति के पथ का दिग्दर्शन कराए, जिसके लिए महाराज जी गुरुदेव ने जीवन भर कार्य किया। यहाँ उनकी कविता भी औषधालय की, नेत्र औषधालय। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के पीछे का विचार बिल्कुल स्पष्ट है। एक ऐसा भारत जो घृणास्पद और विभाजित है, जहां युवाओं के पास नौकरी नहीं है और गरीबों को रिकॉर्ड मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़ता है। यह अस्वीकार्य है। My focus in this yatra is point number one. We are not going to accept an India which is divided, hateful. We are not going to accept it.
Neither is the Congress party going to accept it, neither is the opposition going to accept it, neither are the people of India going to accept it. Point number two, we are not going to accept an India where our youngsters cannot get employment. Point number three, we are not going to accept an India where the poor people are drowning in high prices. These ideas are interconnected. There is a link between the spreading of hatred by the BJP RSS, the concentration of capital by a chosen few, and the gross unemployment that India is facing, and the massive increase in prices that India is facing. These things are connected to each other. The hatred, the violence, and the arrogance that is now visible in our country is not good for our country. This country has a tradition of humility, of non-violence, of compassion, and that is actually the true India. This is my message, and I am not going to get distracted from this message. ट्विटर से मैं आज बस इतना ही, लेकिन विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। देश दुनिया की खबरों को आप राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।